Myself, Dr. Sarika Sharma, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है अचीवमेंट टेस्ट इन एजुकेशन। मैंने अचीवमेंट टेस्ट का टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट हमारी एजुकेशन में पार्ट एंड पार्सल होता है। होने को टेस्ट बहुत तरीके के होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, रेमेडियल टेस्ट होता है, लेकिन एक अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा है जिसको कि हम करते ही करते हैं एजुकेशन में, इसलिए हमें इसके विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जाने कि आखिर ये अचीवमेंट टेस्ट, ये उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। डोविन एंड हीथ की एक डेफिनेशन है, एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अटेनमेंट्स और अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अ पीरियड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। इनका कहना था कि हम एक समय के बाद जो कुछ अटेन करते हैं उसका जो परीक्षण किया जाता है, उसका जो मापन किया जाता है, वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। लगभग वैसी ही बात सुपर ने भी कही है कि यूज टू असर्टेन what and how much has been learnt और how well a task has been performed। इन्होंने थोड़ा सा अचीवमेंट टेस्ट को स्पेसिफाई कर दिया है। वो कैसे कि इन्होंने what and how वर्ड जोड़कर ये बताया है कि आखिर बच्चे ने एक समय के अंतराल जो टीचर ने बच्चे को पढ़ाया उसमें बच्चे ने क्या सीखा और कितना अच्छे से वो उस कार्य को कर सकता है। इन्होंने उपलब्धि परीक्षण को थोड़ा सा एक स्पेसिफाई करके एक विशिष्ट रूप प्रदान किया है। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट है कि जो कुछ ज्ञान हम बच्चे को कक्षा में देते हैं या कक्षा के बाहर देते हैं, एक समय के अंतराल के बाद जब हम उसका मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उस ज्ञान को मापने के लिए, उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। वो जो भी साधन होता है वो हमारा उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। पहला है और किस तरीके का होना चाहिए। पहला है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि जो कोई भी जिस उद्देश्य से हमने वो परीक्षण बनाया है, अगर हमारा उपलब्धि परीक्षण उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह वैलिड टेस्ट या वैध उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। वैलिडिटी को हिंदी में वैधता कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैंने एक बुद्धि परीक्षण बनाया है और अगर वह बुद्धि परीक्षण वास्तव में बच्चे की बुद्धि का ही मापन करता है तो वह परीक्षण जो है वैलिड टेस्ट या वैध परीक्षण, वैध उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। दूसरा है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है कि किसी गुण का मापन हम कितनी बार भी करें और उसका जो परिणाम है वो एक ही आता है, एक से ही अंक आते हैं बच्चे के, तो वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। हम अगर अपने बच्चे पर कोई, उदाहरण के लिए मैंने कोई टेस्ट बनाया और उसको बच्चे पर आरोपित किया और रिजल्ट जो है उसका 50 नंबर आए, फॉर उदाहरण के लिए 50 नंबर आए। मैंने एक हफ्ते बाद फिर बच्चे का मापन किया और उसके फिर से 50 नंबर आए, तो ये मेरा दोनों बार ही उसके नंबर चूंकि 50-50 ही आए हैं, अतः मेरा जो उपलब्धि परीक्षण है वो विश्वसनीय उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। तीसरी चीज है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी बच्चे के का मूल्यांकन मैं करूं या कोई दूसरा करे, या उसी उपलब्धि परीक्षण का उपयोग मैं करूं या कोई दूसरा टीचर करे या कोई तीसरा टीचर करे, उन सभी से अगर एक ही रिजल्ट निकल कर आता है तो वह टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहलाएगा। या बच्चे के वही अंक निकल कर आते हैं तो वह टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहलाता है। अगला है यूजेबिलिटी, उपयोगिता। कोई भी टेस्ट जो हो वो यूजेबल जरूर होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी जरूर होनी चाहिए। लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल रिगार्डिंग टाइम, इकोनॉमी एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी आप उपलब्धि परीक्षण बनाते हैं वो समय के हिसाब से, पैसे के हिसाब से और उसके प्रशासन के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो कि हर आदमी, हर व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। तो उसमें यूजेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता जरूर होनी चाहिए। तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है व्यापकता। जैसा कि इसमें लिखा है, कवर्स द एंटायर सब्जेक्ट मैटर कवरिंग वेरियस लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। इसका मतलब ये है कि जब हम वो उपलब्धि परीक्षण बच्चे पर प्रशासित करते हैं तो वो उससे संबंधित सभी तत्वों का, सभी एट्रीब्यूट का मापन करे। ऐसा ना हो कि वो कुछ चीजें उसमें से बच जाएं। यानी हमारा जो उपलब्धि परीक्षण है वो व्यापक होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अगला है डिस्क्रिमिनेटिव पावर।
इसमें लिखा हुआ है कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन हाई अचीविंग एंड लो अचीविंग स्टूडेंट्स। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का मतलब होता है विभेदीकरण क्षमता। उपलब्धि परीक्षण में विभेदीकरण क्षमता भी होनी चाहिए। हमारी कक्षा में 3 तरीके के बच्चे होते हैं, लो बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं और हाई लेवल के भी, हाई एबिलिटी या हाई इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। ये तीनों योग्यताओं के बच्चों को हम एक साथ कक्षा में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो उपलब्धि परीक्षण हो वो इस तरीके का हो कि जो इन बच्चों की योग्यताओं में विभेद कर सके, डिस्क्रिमिनेशन कर सके। जो निम्न क्षमता का बच्चा है, निम्न बुद्धि क्षमता का बच्चा है, वो मध्यम बुद्धि क्षमता का बच्चा और उच्च बुद्धि क्षमता का बच्चा जो है वो तीनों को हम पहचान सके, उनमें अंतर कर सके, ऐसी क्षमता हमारी उपलब्धि परीक्षण में होनी चाहिए। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। उपलब्धि परीक्षण की एक बहुत महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है मानकीकरण होना। मानकीकरण मानक जो होते हैं, एक एवरेज मानक की जो परिभाषा है वो है कि एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप। अगर किसी समूह विशेष का जो एवरेज है, औसत जो प्रदर्शन है, वो बच्चे के आधार पर मानक बनते हैं और हम उसी के आधार पर अपने उपलब्धि परीक्षण का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इसमें लिखा है कि इंक्लूड्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, नॉर्म्स एंड प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट। यानी हमारे जो परीक्षण होना चाहिए वो मानकीकृत होना चाहिए। वो किसी एक कक्षा विशेष, एक ग्रुप विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पूरे बड़े समुदाय विशेष के लिए होना चाहिए और मानकों पर आधारित होना चाहिए। अगर ऐसा टेस्ट है तो वो एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अगला है अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स, डायरेक्टली रिलेट्स टू डिफाइंड एजुकेशनल गोल्स एंड करिकुलम। हमारा जो उपलब्धि परीक्षण होना चाहिए वो जो हमने शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उनको पूरा करने वाला होना चाहिए और उन्हीं के अनुरूप हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा उपलब्धि परीक्षण है वो होना चाहिए, उसमें प्रश्न जो है वो उसी के अनुरूप होने चाहिए। बैलेंस्ड डिफिकल्टी contains items ranging from easy to difficult, tailored to student levels। इसका मतलब ये है कि हमारे जो उपलब्धि परीक्षण है उसमें डिफिकल्टी लेवल जो होना चाहिए, कठिनाई स्तर जो होना चाहिए वो एवरेज होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। किसी भी परीक्षण के लिए 3 तरीके के कठिनाई स्तर होते हैं, एक निम्न होता है, एक औसत होता है और एक उच्च होता है। एजुकेशन में जो निम्न स्तर का जो कठिनाई स्तर है उसको अच्छा नहीं माना जाता है और जो उच्च स्तर का होता है उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। निम्न स्तर का कठिनाई स्तर का मतलब है कि बच्चों में योग्यता ज्यादा थी और हमने उसका मापन कम किया। अगर हम उच्च स्तर के उपलब्धि परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि हमने केवल उच्च बुद्धि क्षमता के बच्चों के ही लिए परीक्षण तैयार किया, हमने उसमें औसत और निम्न का ध्यान नहीं रखा है। इसलिए उपलब्धि परीक्षण बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है, उसका जो कहना चाहिए कठिनाई स्तर है, वो हमेशा मध्यम दर्जे का होना चाहिए, औसत दर्जे का होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि उपलब्धि परीक्षण में अपेक्षित हैं, होनी चाहिए, और अगर ये है तो वो एक उपलब्धि परीक्षण अच्छा उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कितने तरीके के उपलब्धि परीक्षण होते हैं? मैंने पहले ही बताया कि उपलब्धि जो परीक्षण होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिर्फ उपलब्धि परीक्षणों के प्रकारों की। उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं मुख्यतः 2 तरीके के होते हैं। पहला है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरा होता है टीचर मेड टेस्ट। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं? जो मैंने अभी पिछली विशेषता बताई थी कि जो टेस्ट मानकों के आधार पर बनाए जाते हैं, जिनमें मानकों का पालन किया जाता है, वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाते हैं। और मानक क्या होते हैं ये मैं पहले ही बता चुकी कि एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड नॉर्म्स। तो ये इसमें नॉर्म्स का पालन किया जाता है और ये मानकीकृत परीक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए जितने भी ये कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, जैसे आईएएस का टेस्ट है, पीसीएस का टेस्ट है, या यूपी टीटी है, या बीएड एंट्रेंस टेस्ट है, ये सारे के सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें मानकों का पालन किया जाता है। इनका जो निर्माण किया जाता है वो विशेषज्ञों के माध्यम से होता है। इनके प्रशासन की तिथि, समय सब बहुत पहले से पूर्व निर्धारित होता है और ये एक बड़े कहना चाहिए बड़े वर्ग के लिए तैयार किए जाते हैं, किसी कक्षा विशेष या छोटे ग्रुप के लिए नहीं होते, एक बड़े वर्ग के लिए तैयार किए जाते हैं परीक्षण, इसलिए ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाते हैं।
दूसरा है टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि हम एक कक्षा विशेष के विद्यार्थियों की योग्यता का मापन करने के लिए बनाते हैं और इसमें एक शिक्षक जो कि साल भर बच्चों को पढ़ाता है वही इनका निर्माण करता है। तो ऐसे परीक्षण जो होते हैं वो टीचर मेड टेस्ट कहलाते हैं। जैसे हम अपनी कक्षा में हाफ ईयरली बच्चों के टेस्ट लेते हैं या एनुअल बच्चों के टेस्ट लेते हैं या यूनिट टेस्ट लेते हैं, वो सारे के सारे हमारे टीचर मेड टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब जो टीचर मेड टेस्ट हैं ये भी 3 तरीके के होते हैं। पहला है रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षण। बचपन से लेकर बड़े तक बच्चों की योग्यता को मापने के लिए हम हमेशा रिटन टेस्ट का ही निर्माण करते हैं, लिखित परीक्षा का ही निर्माण करते हैं। लिखित परीक्षा 2 तरीके की हो सकती हैं कि इसमें ऐसे टाइप हो सकते हैं, आप ये आगे हम बताते हैं। तो लिखित परीक्षणों का मापन करते हैं जिसमें कि हम प्रश्न बच्चों को दे देते हैं और बच्चों से उन पर लिखने के लिए कहा जाता है। ये जो रिटन टेस्ट होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, ऐसे टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें हम बच्चों को 3 तरीके के प्रश्न देते हैं। हम निबंधात्मक प्रश्न देते हैं जिसमें बच्चा स्वतंत्र होता है अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए और वो विस्तृत रूप में अपने जो प्रश्न का जवाब होता है वो विस्तृत रूप में देता है। दूसरे होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कोई टिप्पणी मात्र होती है जिसमें लगभग 50 या 100 शब्द लिखने होते हैं। ये बहुत सारगर्भित होते हैं, इनमें एक ही बात को बार बार रिपीट करके नहीं लिखा जाता या बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा जाता है, केवल जो प्रश्न पूछा है उसको बस एक संक्षिप्त रूप में उतना ही उत्तर दिया जाता है। तीसरे जो प्रश्न होते हैं वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न। ये 6 तरीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और हम परीक्षण में इन्हें बच्चे की पेनिट्रेटिंग नॉलेज को चेक करने के लिए करते हैं, यानी बच्चे की बुद्धि की बारीकी को चेक करने के लिए जो प्रश्न तैयार होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। ये 6 तरीके के होते हैं। मुख्यतः 2 तरीके के होते हैं, एक प्रत्यास्मरण होते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। जो रिकॉग्निशन है इसमें हम सादृश्यता मापन के लिए सादृश्यता, फिल इन द ब्लैंक्स, एक शब्द में पूर्ति, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस का इसमें हम निर्माण कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। मुख्यतः 2 ही तरीके के होते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिकॉल में जो होता है वो फिल इन द ब्लैंक होता है और दूसरी जो होते हैं वो साधारण प्रश्न यानी एक शब्द में होता है। रिकॉग्निशन में मैंने सारी बताई कि सादृश्यता, वर्ग, फिल इन द ब्लैंक, वर्ग होता है, श्रृंखला पूर्ण करना, सत्य असत्य, मल्टीपल क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप, ये सारे के सारे रिकॉग्निशन में आते हैं। अगला है, यहां पर थे दूसरा ओरल। ओरल जो होते हैं ये मौखिक होते हैं, जैसे हम साक्षात्कार करते हैं, वाइवा करते हैं, ये सारे के सारे ओरल के अंदर आते हैं। इसमें कोई भी परीक्षक जो होता है वो बच्चों से प्रश्न पूछता है और इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा होता है। परीक्षक जो होता है वो एक विस्तृत क्षेत्र से प्रश्न पूछता है और बच्चों को उसका जवाब देना होता है। तीसरा है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में होता है कि बच्चों को एक टास्क दे दिया जाता है, कोई काम दे दिया जाता है, बच्चे उस टास्क पर काम करते हैं और उसके अनुरूप उनका मूल्यांकन होता है। अगली जो हमारी चीज है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। आखिर इन अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग क्या है, हमारे लिए लाभ क्या है, क्यों ये शिक्षा में पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं, अभिन्न अंग हैं, यानी पहली कक्षा से लेकर और उच्च कक्षाओं तक हम इनका उपयोग करते हैं, क्यों। अब आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड प्रोग्रेस। इनका जो उपयोग किया जाता है वो सबसे ज्यादा तो या सबसे पहले हम लर्निंग के लिए करते हैं। हम बच्चे ने कक्षा में, हमने जो साल भर बच्चे को कक्षा में पढ़ाया उसमें बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, इसका हम मूल्यांकन जो है वो हम अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से ही करते हैं और यही बच्चे की प्रोग्रेस का आधार बनता है। जैसे बच्चे को अंक मिलते हैं उसी के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको प्रोग्रेस दी जाती है, यानी कि अगली कक्षा में उसे बढ़ाया जाता है। लिखा है, दे गॉग the knowledge and skills students have acquired in specific subjects determining how well they have met learning objectives। जो टीचर शैक्षिक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ा था उसने शैक्षिक उद्देश्यों की कितनी पूर्ति करी है, कितनी प्राप्ति करी है, ये इस चीज को बताता है। दूसरी चीज, कोई बच्चा किसी विषय विशेष में कितना कमजोर है और किसी विषय विशेष में कितना कमजोर है, इसकी हमें जानकारी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही होती है और यह कार्य यही असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाले पॉइंट पर होता है। दूसरा है डायग्नोस्टिक यूटिलिटी।
डायग्नोस्टिक का निदानात्मक, डायग्नोस करना यानी पहचान करना, किसी चीज को देखना। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो दे हेल्प आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एनेबलिंग टीचर्स टू प्रोवाइड टारगेटेड रेमेडियल सपोर्ट फॉर लर्निंग डिफिकल्टीज। डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से हम बच्चे की ये पहचानते हैं कि बच्चे में आखिर कमजोरी क्या है। एक बच्चा है जो कई साल से कक्षा में और सब कामों में बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी रहता है, म्यूजिक में भी रहता है, और जो भी क्लास की जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं या एडिशनल एक्टिविटीज होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज में वो आगे बढ़ बढ़कर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बावजूद इसके वो एकेडमिक्स में कमजोर है, एकेडमिक्स में भी खास किसी विशेष में कमजोर है। अगर हमें ये चीज जाननी है और हम जानते हैं तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से ही जानते हैं। और इसकी इसलिए उपलब्धि परीक्षण की जो उपयोगिता है वो डायग्नोस्टिक यूटिलिटी है, यानी इस चीज को पहचानने में हम उपलब्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं। तीसरा है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मूल्यांकन। लिखा है these tests assist in evaluating instructional methods, allowing educators to determine if their teaching is effective and where improvement are needed। ये केवल उपलब्धि परीक्षण सिर्फ बच्चों के लिए ही काम की चीज नहीं है, ये परीक्षण हमारे बहुत काम के हैं, टीचर्स के लिए बहुत काम के होते हैं। ये हमें इस बात का अंदेशा देते हैं कि आपकी जो पढ़ाने की विधि है, पढ़ाने की जो तकनीक है, वो क्या सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो हमें उसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, और अगर सही है तो हमें उसमें उसको और ज्यादा एनरिच करना होता है। तो ये हमारे शिक्षण का भी मूल्यांकन करता है, यानी शिक्षक के शिक्षण का मूल्यांकन भी उपलब्धि परीक्षण करता है, और वो उसका मार्गदर्शन भी करता है, साथ में उसको फीडबैक भी देता है कि आप कक्षा में किस तरीके से पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाया हुआ कक्षा में बच्चों को कितना समझ में आता है। अगला है करिकुलम इम्प्रूवमेंट। हमारे पाठ्यक्रम में अब ये देख लेते हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम दीज टेस्ट हेल्प इन रिवाइजिंग एंड इंप्रूविंग द करिकुलम टू मेक इट मोर इफेक्टिव फॉर लर्नर्स। ये उपलब्धि परीक्षण ही बताते हैं कि जो कुछ क्लास में कक्षा में पढ़ाया जा रहा है या जो कुछ हमारा करिकुलम है, क्या ये बच्चों के लिए सुटेबल है, क्या ये बच्चों की सारी क्षमताओं का मापन मूल्यांकन करता है, क्या बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये करिकुलम में अगर वो करता है दैट इज गुड, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो हमें फिर उसमें करेक्शन की जरूरत है, हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, हमें अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ता है, और ये बात हमें सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही पता चलती है। अगला है क्लासिफिकेशन एंड प्लेसमेंट। उपलब्धि परीक्षण का जो उपयोग है वो वर्गीकरण और बच्चों को रोजगार देने में भी होता है। कैसे? They provide objective data for sorting students, assigning grades and determining promotions to higher classes or placement in specialized programs। अब हमें उपलब्धि परीक्षण क्या बताता है कि कौन सा बच्चा कितना वो लोअर लेवल का है, एवरेज लेवल का है या हायर लेवल का है, उसकी IQ जो है वो निम्न स्तर की है, मध्यम स्तर की है या उच्च स्तर की है, और फिर अगर वो ये तीनों में से भी कोई है तो इसमें वो किस विशेष विषय में ज्यादा पारंगत है। अगर वो जिस विषय में पारंगत है तो उसका जो जॉब दिलवाई जाएगी, उसको जो रोजगार दिलवाया जाएगा, उसका जो मार्गदर्शन किया जाएगा वो उसी दिशा में किया जाएगा, उसी विषय के सापेक्ष किया जाएगा। तो ये हमें जो जानकारी है वो हमें उपलब्धि परीक्षण से मिलती है। इसके अलावा पहला था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम बच्चों, मैंने जैसे पहले बताया था कि विभेदीकरण क्षमता होती है इसमें, तो हम बच्चों को 3 वर्ग में बांट सकते हैं। हम निम्न वर्ग को निम्न वर्ग में, औसत वर्ग में और उच्च वर्ग, 3 वर्ग बना सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उसके अनुरूप हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। जैसे निम्न जो वर्ग के बच्चे होते, निम्न वर्ग से मतलब निम्न बुद्धि क्षमता के जो बच्चे होते हैं, उनको एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ाया जाता है। उनको पढ़ाने का तरीका यह है कि उनकी पढ़ाने की गति धीमी होती है और पढ़ाई गई चीज को कई बार रिपीट किया जाता है। जो मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का तरीका यह है कि पढ़ाने की गति जो है वो सामान्य रखी जाती है और साथ ही उनको ज्यादा रिपीटिशन की आवश्यकता नहीं होती है, उनके मूल्यांकन बार बार करने की आवश्यकता होती है। जो उच्च बुद्धि क्षमता के बच्चे होते हैं इनको
एडिशनल काम भी देने पड़ते हैं पढ़ाने के साथ में। दूसरी चीज, इनको बहुत जल्दी से पढ़ाया जाता है, इनके पढ़ाने की गति यानी इनको जो टास्क है वो बहुत जल्दी जल्दी दिए जाते हैं, डिफिकल्ट टास्क दिए जाते हैं। दूसरी चीज, इन पर कड़ी निगाह भी रखनी पड़ती है और इनके काम का जो मूल्यांकन होता है वो बहुत बारीकी से भी करना पड़ता है, क्योंकि ये हाई उच्च बुद्धि क्षमता के होते हैं और इनके लिए थोड़े से मुश्किल टास्क दिए जाते हैं। तो ये हम वर्ग बना सकते हैं और वर्ग के माध्यम से हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। उसी हिसाब से प्लेसमेंट का मैंने बता ही दिया कि बच्चों को जो रोजगार है उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से, उनके विषय की पारंगतता के हिसाब से हम उनको रोजगार के लिए गाइड कर सकते हैं, हम उसे रोजगार में भेज सकते हैं ताकि वो बच्चे उसमें एक सफल कर्मचारी बने। अगला है मोटिवेशन एंड गाइडेंस। मोटिवेशन का मतलब होता है मार्गदर्शन और गाइडेंस का मतलब होता है परामर्श। हम बच्चे को they serve to motivate students by providing feedback while assisting in educational and vocational guidance। ये हम बच्चे के लिए प्रोत्साहन का भी काम करते हैं। प्रोत्साहन बच्चों को, अगर हम उपलब्धि परीक्षण नहीं लेंगे तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसने जो पढ़ाई की है या जो वो परीक्षा दे के आया उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। उपलब्धि परीक्षण ही ये बताते हैं कि उसने कक्षा में जब पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया तो किस बच्चे ने ज्यादा ध्यान से पढ़ा और उसका जो उत्तर है वो किस तरीके से उसने लिखा। तो ये हमारे बच्चे, और अगर उसके अंक अच्छे आते हैं तो वो मोटिवेट भी होता है और आगे और ज्यादा पढ़ने के लिए भी प्रेरित होता है। गाइडेंस हम उसी हिसाब से, जैसा उसका उपलब्धि परीक्षण में अंक प्राप्त होते हैं, हम उसी के हिसाब से उसे गाइड भी करते हैं। हम अगर बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है तो हम उसे ऐसे विषयों में भेजेंगे जहां पर की मैथमेटिक्स की आवश्यकता है। बच्चा अगर म्यूजिक में है तो हम ऐसे विषयों में भेजेंगे जहां, या ऐसी उसको रोजगार में भेजेंगे जहां पर म्यूजिक की आवश्यकता है। तो ये रोजगार के लिए जो गाइडेंस दिया जाता है वो भी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही दिया जाता है। जैसे उसके अंक होते हैं वैसा ही उसका व्यावसायिक मार्गदर्शन किया जाता है कि वो किस व्यवसाय में उत्तम कार्य कर सकेगा। अगला है, अब सवाल आता है कि उपलब्धि परीक्षण कैसे बनते हैं। देखने में सिंपल सा ऐसा लगता है कि उपलब्धि परीक्षण बनाने में कुछ नहीं होता, केवल प्रश्न किताबों से देखो और लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने भी अच्छे उपलब्धि परीक्षण बनते हैं उनके लिए हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है और उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण होता है। अब सवाल आता है कि हम इसका निर्माण कैसे करते हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पर एक अचीवमेंट टेस्ट तैयार किया और उस अचीवमेंट टेस्ट में मैंने 50 नंबर MM रखा है, मैक्सिमम मार्क्स मैंने 50 रखे हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले वेटेज तैयार करना पड़ता है कि हम आखिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स तय किए हैं उनमें हमारे जो उद्देश्य हैं, हमने किस उद्देश्य को कितना अधिभार प्रदान किया है। ये जो डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर है। ब्लूम्स ने 3 डोमेन बताए थे, कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक, तीसरा है क्रिया मनोगत्यात्मक पक्ष। अब जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके आप कई पार्ट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने उपलब्धि परीक्षण जो है केवल कॉग्निटिव के लिए बनाया है तो आप कॉग्निटिव के ही पार्ट्स ले सकते हैं, जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, या एंडरसन का क्रिएट है वो आप ले सकते हैं। एंडरसन ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में संशोधन किया था और आप ब्लूम एंडरसन की भी टैक्सोनॉमी ले सकते हैं। तो अगर आपको वो उद्देश्य लेने हैं, मान लीजिए आपने उपलब्धि परीक्षण केवल कॉग्निटिव पे बनाया है तो आप ब्लूम्स को फॉलो कर सकते हैं या आप एंडरसन को कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन मैंने चूंकि मुझे एक पूरा विस्तृत वो लेना था, विस्तृत प्रारूप लेना था, इसलिए मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों पक्षों को लिया था, ज्ञानात्मक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को और मनोगत्यात्मक पक्ष को, तीनों को लिया है। अब हमें इसके लिए अंक पहले से ही निर्धारित करने पड़ते हैं कि हम किस उद्देश्य को कितनी वेटेज देना चाहते हैं, हम कितना अधिभार प्रदान करना चाहते हैं। जैसे मैंने कॉग्निटिव डोमेन को 20 अंक दिए हैं और अफेक्टिव डोमेन को मैंने 22 अंक दिए हैं और साइकोमोटर डोमेन को मैंने 8 अंक दिए हैं। टोटल मेरा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मेरे 50 ही बैठे हैं। साथ में हम इनकी वेटेज भी निकाल लेते हैं, हम इनका अधिभार भी निकाल लेते हैं और अगर हम 20 डिवाइडेड बाई 50 निकालेंगे तो हमारा जो वेटेज है वो निकल जाएगा, हमारा 40% निकल गया। इधर अफेक्टिव डोमेन का हमने निकाला तो ये 44% निकल गया और साइकोमोटर का निकाला तो हमने ये हमारा 16%
निकल गया, यानी हमने पूरे जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य थे हमने उसके हिसाब से अपने उपलब्धि परीक्षण को वेटेज दे दिया है कि हमें जितने भी प्रश्न रखने हैं, यानी कॉग्निटिव डोमेन पे हमें प्रश्न जो हैं वो कुल हमारे 20 होने चाहिए, 20 अंकों के ही होने चाहिए। अगर हमारे प्रश्न जो हैं वो भावात्मक पक्ष से संबंधित हैं तो वो सारे प्रश्न, चाहे वो निबंधात्मक हैं, चाहे वो शॉर्ट हैं, चाहे वेरी शॉर्ट हैं, वो सारों का अंक का टोटल जो है वो 22 बैठना चाहिए। इसी तरह से मनोगत्यात्मक साइकोमोटर डोमेन है, हमारे सारे प्रश्नों के जो अंक बैठे वो 8 ही बैठने चाहिए, तभी हमारा जो टोटल है वो 50 बैठेगा। इस तरह से हम पहले से ही शैक्षिक उद्देश्यों का या अधिगम उद्देश्यों का हम अधिभार निर्धारित कर लेते हैं और तब हम अपना आगे का प्रारूप तैयार करते हैं। अगला है वेटेज ऑफ क्वेश्चंस। हम प्रश्नों को भी अधिभार प्रदान करते हैं कि हमें अपने उपलब्धि परीक्षण में कितने प्रश्नों को रखना है और किस तरीके के प्रश्नों को रखना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि उपलब्धि परीक्षण में जो प्रश्न होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमेशा चूंकि बहुत लंबा लिखा जाता है, इसलिए इसके जो नंबर होते हैं वो ज्यादा रखे जाते हैं और वो मैंने इसमें 8 रखे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनमें थोड़ा कम लिखना होता है, सारगर्भित लिखना होता है, तो इसके लिए मैंने 4 अंक प्रदान किए हैं। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस चूंकि एक शब्द में या एक लाइन में देना होता है और या फिर टिक ही करना होता है, इसलिए इसको अंक भी कम ही दिए जाते हैं और मैंने इसके लिए 2 अंक किए हैं। अब हमें ये तय करना है कि लॉन्ग क्वेश्चंस कितने रखने हैं। तो जो लाल पेन से दिखाए गए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो प्रश्नों के अंक हैं और जो मैंने काले पेन से दिखाया हुआ है ये सारे प्रश्नों की संख्या है। जैसे मैंने 8 नंबर का जो निबंधात्मक प्रश्न है वो मैंने 3 रखे, तो 8 तिया 24, यानी 24 नंबर टोटल निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निर्धारित हुआ। और शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने 4 नंबर के 4 रखे हैं, तो ये मेरे 16 नंबर्स बने। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 नंबर का 1 था और मैंने 5 रखे हैं, तो 2 5 10, यानी मेरे 10 मार्क्स निर्धारित हुए। टोटल मेरा देखिए 50 ही बैठा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे जो बैठे हैं 5 9 10 11 12 बैठे हैं। ठीक है, 8 9 10 11 12, ये 12 है। इसके बाद है वेटेज। ये मैंने इनकी वेटेज भी दे दी कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस को कितनी वेटेज दी है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को कितनी वेटेज दी है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कितनी वेटेज दी है। ये भी यहाँ आ गए, ये भी अल्टीमेटली 100 बैठी है। यहाँ मार्क्स जो है वो मेरे 50 बैठे हैं। और अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं, वेटेज ऑफ टीचिंग कंटेंट। जब हम अब सवाल आता है कि हमने जो हमारी मान लीजिए हमें टेस्ट लेना है 3 यूनिट्स से लेना है, तो हम 3 यूनिट्स में किसको कितना भार देंगे, यानी किस में से हम कितने ज्यादा प्रश्न देंगे, ये भी हमें पहले ही तय करना होता है। अधिकतर प्रश्न जो हैं जो हाफ ईयर जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो लगभग 4 यूनिट से होते हैं, हाफ ईयरली 6 यूनिट से होते हैं, बाकी ये सब चीज सिलेबस के हिसाब से निर्धारित होता है। मैंने यहाँ पर 4 लिए हैं, 4 यूनिट्स लिए हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आइटम एनालिसिस एंड नॉर्म्स। ये 4 यूनिट हैं, इनसे मैंने प्रश्न लिए हैं। मैंने रिलायबिलिटी से 12 नंबर के प्रश्न लिए हैं, वैलिडिटी से मैंने 12 नंबर के प्रश्न लिए हैं, आइटम एनालिसिस से मैंने 6 नंबर के लिए हैं और नॉर्म से मैंने 20 लिए हैं। टोटल मेरे जो मार्क्स बैठ रहे हैं वो 50 बैठ रहे हैं और वेटेज मेरा फिर से 100 ही बैठ रहा है। अब ये है ब्लूप्रिंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, जहां पर कि हमने जो पिछले 3 टेबल का इस्तेमाल किया था, वेटेज ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज ऑफ क्वेश्चंस और वेटेज ऑफ टीचिंग कंटेंट, जो हमने 3 यूनिट्स का इस्तेमाल किया था, उन तीनों का इसमें समावेश है। तीनों यूनिट्स से हम तीनों टेबल से हमने डाटा लिया। जैसे मैंने 4 यूनिट उसमें ली थी, उन चारों यूनिट का मैंने इसमें यहाँ लिखा है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आइटम एनालिसिस एंड नॉर्म्स। फिर मैंने जो वेटेज ऑफ मेरा क्वेश्चंस था, मैंने 3 तरीके के प्रश्न लिए थे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो हमने हर डोमेन में वही प्रश्न लिए हैं। जैसे कॉग्निटिव डोमेन था उसमें भी तीनों तरीके के प्रश्न हैं, अफेक्टिव डोमेन है उसमें भी तीनों तरीके के प्रश्न लिए और साइकोमोटर डोमेन में भी मैंने तीनों तरीके के ही प्रश्न लिए हैं। अब सवाल ये होता, अब हमें इन टेबल्स को मैच करना होता है एक ही जगह पे। जैसे रिलायबिलिटी से हमारे 8 बैठे और इस तरह से हम टोटल कर देते हैं 12, इधर से 12 फिर बैठे, मेरे आइटम 6, नॉर्म्स के 20। अब देखिए यहाँ से अगर हम टोटल करते हैं तो भी मेरा 50 ही बैठेगा और इधर से टोटल करेंगे तो 50 बैठेंगे। इट मींस ये हमारा जो अचीवमेंट टेस्ट है वो परफेक्ट है और इस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार
किया जाता है और हम फिर प्रश्नों का निर्माण करते हैं। क्या ये था मेरा अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, शिक्षा में उपलब्धि परीक्षण। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर योर पेड अटेंशन।